नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। मतलब कि राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम के दरमियान में सेप्टम जो है वो रहेगा, तो उसको कहेंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अब देखें, सेप्टम है ना, उसको हमने क्लासिफाई किया हुआ है, ये हमारा सेप्टम है पूरा। तो ये जो डिफेक्ट है हमारे लेफ़्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के दरमियान में, ये डिफेक्ट जो है ये ऊपर वाले हिस्से में भी हो सकता है, ये डिफ़ेक्ट मिडल वाले हिस्से में भी हो सकता है, ये डिफ़ेक्ट जो है वो नीचे वाले पार्ट में भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमारा डिफ़ेक्ट जो है वो हाई है, ठीक है, हाई इन सेप्टम है, तो उसको कहते हैं हाई सेप्टम डिफ़ेक्ट। ठीक है, ये दूसरा नाम इसका होता है साइनस विनोसिस डिफ़ेक्ट। साइनस विनोसिस डिफ़ेक्ट जो मिड पोर्शन में होता है उसको कहते हैं ऑस्टियम सेकेंडम डिफेक्ट। ऑस्टियम सेकेंडम डिफेक्ट। और जो लो इन सेप्टम होता है उसको कहते हैं ऑस्टियम प्राइमम डिफेक्ट। तो जो ऊपर वाला है सबसे, उसको क्या कहते हैं, साइनस विनोसिस। जो मिडल में है ऑस्टियम सेकेंडम, जो लोअर में है उसको क्या कहते हैं, ऑस्टियम प्राइमम। ठीक है, ऑस्टियम सेकेंडम डिफेक्ट, ऑस्टियम प्राइमम डिफेक्ट। अब जो मोस्ट कॉमन डिफेक्ट होता है वो हमारा इनमें से जो सबसे ज़्यादा लोगों में होता है वो होता है ऑस्टियम सेकेंडम का, मिड पोर्शन का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट इज़ व्हाट, दैट इज़ ऑस्टियम सेकेंडम डिफेक्ट, दैट इज़ ऑफ द मिड पोर्शन ऑफ एट्रियल सेप्टम। अब देखिए, ये जो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ऑस्टियम सेकेंडम डिफेक्ट है, मोस्ट कॉमन टाइप सबसे पहले मैंने बताया। दूसरी बात ये होती है कि जो ऑस्टियम सेकेंडम वाला डिफेक्ट होता है ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब इसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते। ठीक है, लेकिन जब बंदा एक्सरसाइज करना शुरू करता है, बच्चे एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, तो उसके रिज़ल्ट में एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो सकती है, लेकिन वैसे रेस्ट पे एसिम्प्टोमेटिक होता है। पल्स इसमें नॉर्मल होती है। ठीक है, नॉर्मल एट्रियल वेंट्रिकल वॉल्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, मतलब माइट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्स जो हैं, जो एट्रियल वेंट्रिकल्स के दरमियान में हैं, वो दोनों बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। मैं इसकी बात कर रही हूँ सबसे पहले ऑस्टियम सेकेंडम की। लेकिन इसमें जो मरमर आता है ना, वो आता है मरमर, सिस्टलिक मरमर आता है, सॉफ्ट सिस्टलिक मरमर। ठीक है, सॉफ्ट सिस्टलिक मरमर आता है। और सेकंड हार्ट साउंड की स्प्लिटिंग होती है। और स्प्लिटिंग क्यों होती है इसको मैं डिटेल से पहले भी बताया हुआ है, जस्ट रिवाइज करवाऊंगी कि स्प्लिटिंग क्यों होती है। देखें, दिस इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन। ये हमारा राइट एट्रियम है, ये राइट लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब हमारा डिफेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में खुला हुआ है रास्ता। ठीक है, तो अब हमने प्रोड्यूस करनी है साउंड, सेकंड हार्ट साउंड की स्प्लिटिंग करवानी है। सेकंड हार्ट साउंड कौन सी होती है, एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व के क्लोयर की वजह से आती है। अब यहाँ पे उनकी स्प्लिटिंग क्यों होगी, क्योंकि जब जो है ना बंदा इंस्पायरेशन करता है, सांस अंदर लेता है, तो राइट हार्ट में क्या होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है। ठीक है, और जो है उसमें मतलब साउंड ज़्यादा आती हैं। ठीक है, इंस्पायरेशन के वक्त। तो अब जो है जब यहाँ पे डिफेक्ट होगा तो क्या होगा कि ये जो है ना बंदे का ब्लड यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है, तो एक किस्म की यहाँ पे जो है ना वॉल्यूम ओवरलोड स्टेट है। मैंने आपको बताया जब भी वॉल्यूम ओवरलोड स्टेट होती है तो क्या होगा, वॉल जो है वो वो उस सारे वॉल्यूम को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा देर बाद बंद होगा, तो इस वजह से वो स्प्लिट हो जाएगी साउंड।
ठीक है। तो स्प्लिटिंग होगी और फिक्स्ड होगी, क्योंकि इंस्पायरेशन के दरमियान में भी स्प्लिट होगी और एक्सपायरेशन के दरमियान में भी स्प्लिट होगी, और वो इक्वल स्प्लिट होगा। तो फिक्स्ड स्प्लिटिंग होती है S2 साउंड की। फिर उसके बाद ये ऑस्टियम हो गया हमारा सिकेंडम, जिसके बारे में मैंने बताया मोस्ट कॉमन डिफेक्ट होता है हमारा ऑस्टियम सिकेंडम का। एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन एक्सरसाइज इंटॉलरेंस की वजह से जो है ये बढ़ जाता है। पल्स नॉर्मल होती है, एवी वॉल्व्स नॉर्मल होते हैं, सॉफ्ट सिस्टलिक मरमर आता है, और फिक्स्ड स्प्लिटिंग होती है सेकंड हार्ट साउंड की। ठीक है, ये ऑस्टियम सिकेंडम के बारे में हो गया। फिर जो ऑस्टियम प्राइमम है, जो ये नीचे वाला डिफेक्ट है, ठीक है, इसको मैं इधर से करती हूँ, ये ऑस्टियम प्राइमम है। अब ये जो ऑस्टियम प्राइमम डिफेक्ट होता है ये भी एसिम्टोमेटिक होता है। इसमें पेशेंट्स के जो एवी वॉल्स होते हैं वो भी ख़राब होते हैं, क्योंकि ये ना मोस्टली नीचे वाला हिस्सा है ना, तो इसके साथ ही यहाँ पे माइट्रल वॉल्व पड़ा हुआ है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड है और यहाँ पे माइट्रल वॉल्व पड़ा हुआ है, तो साथ में एवी वॉल्व जो हैं वो भी ख़राब होते हैं। तो पेशेंट जो है उसको साथ में जो है रिकरेंट निमोनिया हो रहा होता है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो रही होती है, ईजी फटीगेबिलिटी हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सॉफ्ट सिस्टलिक मरमर होता है, और एवी वॉल्व ख़राब होने की वजह से पेशेंट को पैन सिस्टलिक मरमर भी होता है, और यहाँ पे भी फिक्स्ड वाइड स्प्लिटिंग होती है सेकंड हार्ट साउंड की। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ऑस्टियम प्राइमम डिफेक्ट और ऑस्टियम सिकेंडम डिफेक्ट के क्लिनिकल फीचर्स, जो हमने यहाँ पे देखे कि ऑस्टियम सिकेंडम के ये मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें जो यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, जहाँ पे स्टार मैंने लगाया हुआ ना वो चीज़ें आप फोकस करें, सॉफ्ट सिस्टलिक मरमर एंड फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ S2 हार्ट साउंड। बाकी यहाँ पे जो है ना ऑस्टियम प्राइमम में एवी डिफेक्ट होने की वजह से बाकी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लाइक माइट्रल इनकम्पिटेंस की वजह से जो है वो इजी फटेकेबिलिटी, एफर्ट इंटॉलरेंस और इस तरह की चीज़ें। अदरवाइज़ ये हमने डिस्कस कर ली। ठीक हो गया। अब देखें, अगर हमारे एट्रिया के दरमियान में डिफेक्ट है, ठीक है, ये एट्रिया के दरमियान में फॉर एग्जांपल ऑस्टियम सिकेंडम डिफेक्ट है, तो लेफ़्ट एट्रिया का ब्लड जो है वो राइट एट्रिया में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फ़्लो करेगा, हाई प्रेशर यहाँ पे है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। फिर राइट एट्रियम में जब इतना ज़्यादा ब्लड हो जाएगा तो वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल जो है वो बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। फिर वो इतना ज़्यादा उसके अंदर ब्लड है, तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स के अंदर, तो पल्मोनरी आर्टरी में भेजेगा, तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी क्या होगा? ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। तो पेशेंट की जो है वो वहाँ पे भी मसला होगा, लंग्स के अंदर भी। इस वजह से पेशेंट को जब लंग्स के अंदर वो ब्लड ज़्यादा हो जाएगा, तो उसी तरह मैंने बताया कि रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे वैस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में थे, यहाँ पे भी होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद हमने करना है इसके डायग्नोसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ आर चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे में देखें, यहाँ पे भी लंग्स के अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा जा रहा है। कैसे जा रहा है वो मैंने बता दिया। तो इस वजह से वहाँ पे भी हमें पल्मोनरी वास्कुलर मार्किंग ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, और लार्जर डिफेक्ट्स में कार्डियोमेगैली मिलेगी, क्योंकि हार्ट इनलार्ज हो जाएगा, इतना ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम ओवरलोड स्टेट हो गई है। ECG हम करेंगे तो हमें जो है वो वही चीज़ मिलेगी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी। ठीक है, दिस इज़ ECG। तो ECG जब हम करेंगे तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उसके अंदर ब्लड ओवरलोड है। ठीक है, उसके बाद जो है इको हम करवाएंगे, तो इको में हमें एट्रिया में जो सेप्टम है वो नज़र आ जाएगा कि सेप्टम कहाँ पे है, उसकी साइट क्या है, वो सारा हमें जो है वो डिफेक्ट नज़र आ जाएगा। ठीक हो गया, तो एक्सरे चेस्ट, ECG और इकोकार्डियोग्राम जो है वो हमारी हो गई। उसके बाद मैनेजमेंट इसमें जो है वो होती है कि हमने सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट करनी होती है और फिर सर्जिकल मैनेजमेंट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ऑस्टियम सिकेंडम जो है उसमें एवी वॉल्व्स का इतना ख़राबी नहीं होती। जो हमारी ऑस्टियम प्राइमम डिफेक्ट्स हैं उनमें हमारे एवी वॉल्व्स भी इफ़ेक्ट होते हैं।
तो इस वजह से जो ऑस्टियम प्राइमम डिफेक्ट अगर हमें इको में नज़र आ गया है तो हमने ये भी सोचना है कि इनको एवी वॉल्स का भी मसला होगा, तो हमने उनको भी देख लेना है कि वहाँ पे कोई माइट्रल रीगर्गिटेशन वगैरह तो नहीं हो रही। इसका मतलब वो एवी वॉल्स ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि उनके लिए एंडोकार्डाइटिस प्रोफिलैक्सिस भी दे देनी है। ठीक है, तो दिस इज़ द मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, जितने भी सिम्टोमेटिक हैं और जो एसिम्टोमेटिक हैं उन केस में हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। और सर्जरी क्या होनी चाहिए, जो वो सेप्टम डिफेक्ट है उसको क्लोज़ कर देना चाहिए। तो हम ओपन हार्ट सर्जरी के थ्रू उस डिफेक्ट को क्लोज़ करते हैं। और कब करते हैं, प्रायर टू एंट्री टू द स्कूल। ठीक है, ये बाद में मैं सारे आपको ना बता दूंगी कि किस टाइम आपने कौन सा डिफेक्ट जो है ना वो क्लोज़ करना है एक जगह पे, कि किस डिफेक्ट को हमने कितनी देर तक क्लोज़ करना है। तो इसको हमने प्रायर टू स्कूल जो है, बिफोर स्कूल एंट्री, इसको हमने क्लोज़ करना है। ठीक हो गया। और मोर्टेलिटी रेट क्या होता है इसका, सर्जरी का लेस दैन 1% है। तो ये चीज़ आ जाती है। एक चीज़ मैंने आपको बतानी है वो ये कि पैराडॉक्सिकल एम्बुलेंस बन जाता है। ठीक है, अगर हमारे एवी वॉल्व्स भी डिफेक्ट हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि फॉर एग्जांपल माइट्रल वॉल्व के अंदर कोई भी एंडोकार्डाइटिस हो गया हुआ है तो वहाँ पे सेप्टिक एम्बोलिस बनेगा। ठीक है, अब सेप्टिक एम्बोलिस जो था वो हमारा बना हुआ था, यहाँ पे बना था। अब नॉर्मल जो है, अगर जिसका एट्रियल वॉल डिफेक्ट नहीं होगा उसके अंदर, तो नॉर्मल बंदे के अंदर यही होना है ना कि वो जो एम्बोलिस बना है उसने लेफ़्ट वेंट्रिकल में आना है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में और पूरी बॉडी में जाना है। ठीक है, मैं या फिर इस तरह से, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो रिवर्स होगा, मतलब कि वहाँ से वो इस डिफेक्ट के थ्रू एट्रिया में जाएगा और एट्रिया से पीछे बैक फ्लो करेगा और सिस्टेमिक एम्बुलेंस बनेगा। ठीक है, सिस्टेमिक एम्बुलेंस बन जाता होता है। सो दिस इज़ अबाउट द, सो जब भी आपको सिनेरियो में ये मिले कि फर्स्ट हार्ट साउंड इज़ लाउड, फर्स्ट हार्ट साउंड इज़ लाउड एंड देयर इज़ वाइड फिक्स्ड स्प्लिट ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड, अभी तक आपने कहीं भी स्प्लिटिंग ऑफ हार्ट साउंड कहीं नहीं सुनी, तो फिर जो है इसका जो है क्या होगा, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, तो 3 अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इसकी क्या हो सकती हैं, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, फिक्स स्प्लिट S2, सॉफ्ट सिस्टलिक मर्मर एट द अपर लेफ्ट स्टर्नल एज और डेस्निया। इन्वेस्टिगेशंस आपकी क्या होंगी, आप जो है चेस्ट एक्सरे करवाओगे तो उसमें आपको जो है इनलार्जमेंट ऑफ राइट वेंट्रिकल मिलेगी, पल्मोनरी वैस्कुलरिटी इंक्रीज मिलेगी। आप उसकी जो है वो पल्मोनरी एंजियोग्राफी करवा लोगे, कैथेटराइजेशन करवा लोगे, ईसीजी में आपको जो है वो सुपीरियर एक्सिस डेविएशन और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिल जाएगी। और इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी में आपको सेप्टल डिफेक्ट नज़र आ जाएगा। ट्रीटमेंट क्या होगा, मेडिकली जो है आप उसको दोगे, एक्चुअली वहाँ पे स्टेट हुई हुई है एंडोकार्डाइटिस प्रोफिलैक्सिस, और सर्जिकली आप जो उसकी बिफोर गोइंग टू स्कूल ट्रांस कैथेटर जो है वो एक क्लोयर उसका कर दोगे। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ चॉइस इज परक्यूटेनियस कैथेटर डिवाइस क्लोजर यूजिंग एन एट्रियल सेप्टल ओक्लूजन डिवाइस। तो एट्रियल सेप्टल ओक्लूजन डिवाइस होती है, परक्यूटेनियस स्किन के थ्रू भी डाल सकते हैं। और दूसरा वी हैव द ट्रांस कैथेटर और सर्जिकल डिवाइस क्लोयर, ओपन हार्ट सर्जरी के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें ये वाला जो दूसरा वाला क्वेश्चन है इसमें भी फिक्स प्लेटिंग आपको दिखाई हुई है। तो फिक्स प्लेटिंग आपकी यहीं पे होती है। डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशंस, कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शंस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये हो सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है 2 years ओल्ड बॉय, इसमें भी आप अगर देखें तो फिक्स प्लेटिंग, तो फिक्स प्लेटिंग और सेकेंड हार्ट साउंड आपने एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अलावा कहीं नहीं पढ़ा। इसकी 3 मेन टाइप्स आपने बता देनी है। साइनस वेनोसिस, जिसमें इसका अपर पार्ट ऑफ एट्रियल सेप्टम इन्वॉल्व होता है। ओस्टियम सेकेंडम होता है जो मिडल में होता है। ओस्टियम प्राइमम डिफेक्ट होता है जो लोअर पार्ट में होता है। ठीक है, जनरल मेजर्स आप क्या लोगे, पेरेंट्स को क्या एडवाइस करोगे, काउंसलिंग ऑफ पेरेंट्स करवाओगे,
उनको कहोगे अवॉइड करें हैवी एक्सरसाइज, बच्चों को हैवी एक्सरसाइज नहीं करवानी, रेगुलर चेकअप करवाने हैं। और इसके अलावा जो है फॉलोअप्स पे रखना है, और प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट एंडोकार्डाइटिस अगर उनको रिक्वायर्ड है तो वो देनी है। और बिफ़ोर गोइंग टू स्कूल आप इसकी सर्जरी करवा लें और इस डिफ़ेक्ट को ठीक कर लें, ताकि फ़र्दर कॉम्प्लिकेशंस इसकी ना हो, जो कि हमने उनको बता देनी है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शंस, एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर के डक्टस आर्टरियोसिस हमने पढ़ा था फीटल सर्कुलेशन में, कहाँ होता था, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में। सो दिस इज़ द पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज़ एओर्टा। तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के दरमियान में ये जो कनेक्शन आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस जो है, अगर ये पेटेंट रह जाए, नॉर्मल जिसने क्लोज हो जाना था, अगर ये पेटेंट रह जाए, ये क्लोज ना हो बिटवीन एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, तो इसको कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। सो डक्टस आर्टरियोसिस कनेक्ट्स द पल्मोनरी आर्टरी विद द descending aorta, as you can see in this picture. Normally it closes after birth, but in some cases it doesn't close. ठीक है, और जब ये क्लोज नहीं होता तो मोस्टली प्री मेच्योर बेबीज़ होते हैं जिनके अंदर ये होता है। इट इज़ एसोसिएटेड विद वेरी लो बर्थ वेट बेबीज़, जो प्री मेच्योर पैदा हो जाते हैं बच्चे, उनके अंदर ये होता है। लो बर्थ वेट जो होता है जिनका 2.5 kg से कम के बच्चे होते हैं ना, जो कंजेनिटल रूबेला के साथ ये होता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है, और जो है ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। इफ़ इट परसिस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, पहले साल के बाद तक ये जो है ये अगर परसिस्ट करे तो ये मसले की बात है। नॉर्मली जो प्री मेच्योर बेबीज़ अगर पैदा भी हो जाएं तो ये बर्थ के बाद भी जाके बंद हो जाता होता है। ठीक है, और टर्म पे अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो फिर ये स्पॉन्टेनियसली क्लोज़ नहीं होता। देखिए एक ऐसी बात है ना, प्री मेच्योर बेबीज़ में ये क्लोज़ हो जाता है, और टर्म बेबीज़ जो है अगर इसमें नहीं ये बंद होता तो ये खुद ब खुद बंद नहीं होता, फिर बाद में फिर हमें जो है कुछ ड्रग्स दे के, कुछ सर्जिकली कुछ करके इसको बंद करना पड़ता है। ठीक है, अब मसला क्या होगा, देखें अगर ये परसिस्ट करेगा तो क्या होगा, जो एओर्टा का ब्लड है वो, अब बच्चा पैदा हो गया तो एओर्टा का ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में आना शुरू कर देगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में आएगा तो मोर ब्लड रिटर्न्स टू द लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में जब ब्लड जाएगा तो वो लंग्स में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वहाँ पे जा रहा था ना ब्लड, फिर लंग्स के थ्रू कहाँ आएगा, इसमें हमारे लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट वेंट्रिकल में, फिर एओर्टा में, फिर एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, लंग्स से लेफ़्ट एट्रियल लेफ़्ट वेंट्रिकल में, ऐसे ही होगा। तो मोर ब्लड रिटर्न्स टू लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट। फिर क्या होगा, जब लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा रिटर्न होगा ब्लड, वर्कलोड ऑफ लेफ़्ट एट्रिया एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल इंक्रीजेस। तो जब लेफ़्ट एट्रिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल का वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, लेफ़्ट एट्रिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल कहेंगे पास ही रखो ब्लड, मैंने नहीं लेना इतना ज़्यादा ब्लड, तो पास रखो मतलब लेफ़्ट एट्रिया से ब्लड वापस लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जब इतना ज़्यादा ब्लड आ जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, एट्रियल सेप्टल और वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट में हमने देखा था क्या होता था कॉम्प्लिकेशन में, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये मसले की बात होती है। और फिर हम बात करते हैं कि अगर ये डिफ़ेक्ट छोटा है, ठीक है, अगर ये डिफ़ेक्ट छोटा है तो कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, पल्स भी नॉर्मल होगी, हार्ट साइज़ भी नॉर्मल होगा। लेकिन अगर ये डिफ़ेक्ट बड़ा है लाइक दिस, अगर ये डिफ़ेक्ट बहुत बड़ा है तो इसकी वजह से मैंने आपको बताया कि सारा ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल में इकट्ठा हो जाएगा, तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा। इसी तरह
हमने बात की कि लार्ज पीडीए होगा तो पेशेंट को जो है वो सारा ब्लड उसके लंग्स में भी जाएगा, तो ब्रेथलेसनेस वाइल फीडिंग होगी, उसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, उसको रिपीटेड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होंगे क्योंकि वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो रहा है। और उसकी पल्सेस जो हैं, जो कि स्मॉल डिफेक्ट में पल्स नॉर्मल थी, यहाँ पे बाउंडिंग पल्स होगी। ठीक है। और इसके अलावा एंडोकार्डाइटिस, एक लंग्स के भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, हार्ट के भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं। फिर क्या होगा, जब ब्लड इधर इकट्ठा हो जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, तो आपको लगता है कि वो जो लेफ़्ट वेंट्रिकल का साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा, तो इनलार्ज हार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो एपिकल पल्स होगी वो प्रोमिनेंट हो जाएगी, एपिकल इम्पल्स। इसके अलावा जो है हमें यहाँ पे सिस्टलिक मर्मर मिलेगा, और इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होता है पीडीए में वो होता है मशीन लाइक मर्मर। ठीक है, मशीन लाइक मर्मर जो आपने कहीं भी नहीं पढ़ा, इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक हो गया। तो स्मॉल पीडीए है तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, लेकिन लार्ज पीडीए है तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और पल्मोनरी वास्कुलर डिजीज़ होने के बहुत चांसेस हैं। तो ये सारी बातें थी, हमने पढ़ ली हैं। पैथोफिजियोलॉजी हमने पढ़ ली है, कैसे जो है वर्कलोड लेफ्ट एट्रियल लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है। ठीक है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमने पढ़ ली हैं। स्मॉल पीडी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लार्ज पीडी है तो ये सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है बता दिया। एपिकल पल्स प्रोमिनेंट है, फीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, मशीन लाइक मर्मर है, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है। ठीक है, अब हमने करनी है इसकी डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में देखें, सबसे पहले हमने करवाया चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे में देखें क्या होगा, हार्ट का साइज़ बड़ा मिलेगा क्योंकि उसके अंदर ब्लड जमा होता जा रहा है। ठीक है, तो हमें जो है वो इनलार्जमेंट मिलेगी, कार्डियोमेगाली मिलेगी। लेफ़्ट हार्ट जो है हमें इनलार्ज मिलेगा। ठीक है, लेफ़्ट एट्रिया इनलार्ज मिलेगा। तो अगर लेफ़्ट एट्रिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल दोनों ही लार्ज हो जाएंगे तो डबल कंटोर ऑफ द राइट हार्ट बॉर्डर मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ हो जाती है। और स्मॉल अगर छोटा सा डिफेक्ट है तो उसमें एक्सरे नॉर्मल मतलब एक्सरे नॉर्मल भी मिल सकता है और ये डिफेक्ट्स भी मिल सकते हैं। फिर इसके अलावा पल्मोनरी मार्किंग्स हमें ज़्यादा मिल सकती हैं। ठीक है, क्योंकि लंग्स में जो है वो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है बैक फ्लो की वजह से। उसके बाद करते हैं ईसीजी। अगर तो पीडीए स्मॉल है तो ईसीजी नॉर्मल है, अगर लार्ज है डिफेक्ट तो उसकी बेसिस पे क्या होगा, लेफ़्ट साइड का जो हार्ट होगा वो हमें हाइपरट्रोफिक मिलेगा। बाई वेंट्रिकुलर में मिल सकता है लेकिन लेफ़्ट वेंट्रिकुलर मोस्ट प्रोमिनेंट होता है। इकोकार्डियोग्राफी में स्मॉल है तो छोटा सा डिफेक्ट है वो हमें नज़र नहीं आता, नॉर्मल मिलता है। लार्ज है तो हमें इकोकार्डियोग्राम में वो डक्टस जो है खुला हुआ नज़र आ जाएगा, और लेफ़्ट एट्रिया और वेंट्रिकल हमें लार्ज मिलेगा। ठीक हो गया, ये आसान सी चीज़ें होती हैं कि हमें पता चल जाता है कि अच्छा क्या मिलेगा। मैनेजमेंट इसकी मेडिकल है और सर्जिकल है। देखिए, हमने बात की थी कि पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस जो है, डक्टस आर्टरियोसिस कैसे बंद होता था, उसकी कॉजेज़ मैंने आपको बताई थी। एक ऑक्सीजन के प्रेशर की वजह से, लंग्स में जब ऑक्सीजन आएगी उसकी वजह से, और दूसरी मैंने कॉज बताई थी कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की कमी हो जाती है। तो हमने जो है यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन की किसी तरह कमी करनी है, तो उसकी कमी हम कैसे कर सकते हैं, हम प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स दे दें। ठीक है, ताकि उसकी कमी हो जाए और डक्टस आर्टरियोसिस बंद हो जाए। तो हम क्या देते हैं, इंडोमेथासिन देते हैं, ब्रूफिन देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम ये डोज देते हैं उसी के साथ ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो हमने जो है इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी याद रखनी है कि अगर जो है बच्चे के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, रीनल या जीआईटी ब्लीडिंग है, सेप्सिस है, नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस है, क्रेटिनिन का लेवल राइज है, तो उस केस में हमने ये नहीं देना इंडोमेथासिन इब्रोफेन। ठीक है, दूसरी आ जाती है सर्जिकल मैनेजमेंट। या तो हम मेडिसिन से बंद कर दें उसको या सर्जरी के थ्रू कर दें। तो सर्जरी में अगर तो बच्चा जो है वो टर्म पे है या पोस्ट टर्म है तो फिर हम सर्जिकल क्लोजर जो है वो नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, 1 साल से पहले हम डक्टस की लाइगेशन और डिवीजन कर देते हैं।
कि डक्टस की लाइगेशन और डिवीजन कर देते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। कॉम्प्लिकेशंस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। जब भी आपको ये 3 चीज़ें मिलें, रिफ्यूज़ल टू फीड और फीडिंग के बाद एक्सेसिव स्वेटिंग और कंटिन्यूस मर्मर, सो दिस इज़ एक्चुअली द PDA। अगेन, रिलक्टेंट टू फीड, प्री टर्म बेबी है, बाउंडिंग पल्सेस हैं और कंटिन्यूस मर्मर है, सो दिस इज़ PDA। सो अगेन इसमें क्या देखें, फीडिंग के बाद एक्सेसिव स्वेटिंग है, कंटिन्यूस मर्मर है और इंक्रीज इंट्रापल्मोनरी वास्कुलर मार्किंग्स हैं, सो दिस इज़ PDA। ठीक है, जस्टिफिकेशन क्या है कि इसमें कंटिन्यूस मर्मर है, हार्ट साइज इंक्रीज़ हो गया ड्यू टू वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और पल्मोनरी मार्किंग्स हमें इंक्रीज़ मिल रही हैं क्योंकि ब्लड फ्लो जो है लंग्स में वो इंक्रीज़ हो गया। सो इसमें सबसे जो है ये हमें पता चल रहा है कि दिस इज़ PDA। प्री टर्म बेबी के अंदर कंटिन्यूस मर्मर है और मशीनरी मर्मर है, ठीक है, कंटिन्यूस मशीनरी मर्मर है, सो दिस इज़ द पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। इन्वेस्टिगेशंस क्या होंगी सबकी मैं बता देती हूँ। जब भी इन्वेस्टिगेशन पूछा जाए, एक्सरे टेस्ट करवाएंगे तो कार्डियोमेगाली मिलेगी, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, इंक्रीज पल्मोनरी मार्किंग्स हैं। ECG में हमें बायोवेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, इकोकार्डियोग्राफी में वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट मिलेगी, एट्रियल एनलार्जमेंट मिलेगी और हमें जो है वो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस मिल जाएगा। मैनेजमेंट जो है वो मेडिकल है, जिसमें अगर प्री टर्म इन्फेंट्स हैं तो उसमें हम इंडोमेथासिन देंगे, 0.2 मिलीग्राम्स पर केजी डोज देंगे और फर्स्ट डोज के बाद जो है वो ये बंद हो जाता है। डायरेटिक्स दे सकते हैं अगर हार्ट फेलियर है और सर्जिकली क्या है, लाइगेशन एंड डिवीजन ऑफ द डक्टस विच इज़ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बिफोर 1 ईयर ऑफ एज, और दूसरा है कॉइल एम्बोलाइजेशन और PDA क्लोजर डिवाइस। सो दिस इज़ हाउ वी ट्रीट इट एंड दिस इज़ ऑल अबाउट PDA।